हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अपनी इस क्लास में शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और शिक्षा शास्त्र में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का अलग अलग अध्ययन करना शुरू किया है। मैंने आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान में भी 16-17 क्लासेस करा दी है और शिक्षा दर्शन में भी 16-17 क्लासेस करा। हम लोग की ये जो क्लासेस हैं कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये जो क्लासेस आपकी कराई जा रही हैं ये क्लासेस एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग और कुछ और भी चीज़ें जो हैं जो आपके ग्रेजुएशन और बीएड के सिलेबस से मैच करती हैं। तो इन क्लासेस को कराने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन एक बार जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को इन जितने भी परीक्षाओं का नाम मैंने बताया इसमें आने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसमें शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन के जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, और आप लोगों को भी इसको अच्छे तरीके से देखने के बाद नोट्स बना लेना, जिससे क्या हो कि आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लें और रिवीजन करने के बाद आप अपने परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिख पाएं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास जो है ये शिक्षा दर्शन की क्लास है और शिक्षा दर्शन की ये 18वीं क्लास है। अभी हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस से जो है शिक्षा दर्शन में अपने देश के कुछ महत्वपूर्ण जो शैक्षिक दार्शनिक हैं उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सावित्रीबाई फुले के शैक्षिक दर्शन का अध्ययन कराया था। आज की क्लास में हम लोग को एक और महान भारतीय शैक्षिक दार्शनिक जिनका नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है उनके शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करना है, और इसके बाद हम लोग एक एक करके 2-3 जो महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिक हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री अरबिंदो आते हैं और गिजू भाई बधेका। इनसे संबंधित देखेंगे आप कि बीएड के सिलेबस में, बीए के सिलेबस में और एमए एमएड के सिलेबस में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी देखिए मैंने अभी बताया कि बीएड के स्टूडेंट के लिए, एमएड के, एमए के और यूजीसी नेट पेपर 2 की जो शिक्षा शास्त्र से एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक उपयोग करिए, और आपके जो भी मित्र हैं, जो भी सहपाठी हैं, उनको अगर इनके बारे में नहीं पता है तो उनको भी बताइए। मेरे चैनल का मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि एक एप्लीकेशन ऐप्स भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसमें जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं उनका भी लाभ उठाइए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए। वीडियो देखने के बाद आपको जब कंटेंट अच्छा लगा करे तो आप इसको लाइक कर दिया करिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता दिया करिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं कि इनके द्वारा जो शिक्षा दर्शन दिया गया है वो क्या बात कहता है, शिक्षा में इसकी क्या उपाय देता है, क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को भी बताया कि हम लोग जो इस समय क्लासेस कर रहे हैं ये क्लासेस किसकी हैं, शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन विषय की, और ये एमए, एमएड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हमारा जो अध्ययन करने का टॉपिक है वो भारतीय शैक्षिक दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में है। ये आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की जो है इमेज दिखाई दे रही है, तस्वीर दिखाई दे रही है, और सबसे पहले हम इन लोगों का जो इनके बारे में संक्षिप्त परिचय के रूप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी जो थे उनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था और 1986 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 20वीं शताब्दी के एक महान भारतीय दार्शनिक, चिंतक और शिक्षा विचारक थे। इन्होंने पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की कठोरता, प्रतिस्पर्धा, रटंतु ज्ञान और भय आधारित अनुशासन की तीखी आलोचना की। यानी इन्होंने अपने देश की उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें बहुत ज़्यादा कठोरता थी, रटंत प्रणाली को अपनाया जाता था, बच्चों में भय दिखाया जाता था पढ़ाई के प्रति, ज़्यादातर कम्पिटिटिवनेस दिखाई जाती थी, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने आलोचनात्मक रूप में बताया और इसकी आलोचना की। इनके अनुसार शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, सजग होना चाहिए और भय मुक्त मनुष्य के निर्माण के रूप में,
यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके अनुसार होनी चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक प्रदान की जानी चाहिए, सजगता के साथ प्रदान करनी चाहिए और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय उत्पन्न नहीं करना, यानी उनको भय मुक्त रूप से शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का शिक्षा दर्शन देखिए क्या कहता है। इनके शिक्षा दर्शन की कुछ मूल बेसिक अवधारणाएं जो हैं वो क्या है। सबसे पहले इनके द्वारा शिक्षा का जो उद्देश्य बताया गया है वो आत्मबोध बताया गया, यानी शिक्षा जो है आत्मबोध का, यानी खुद के बारे में जानने का, अपने बारे में अच्छे तरीके से कार्य करने का, अपने को समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये बात कही गई जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा। इन्होंने कहा कि शिक्षा केवल जीविका का साधन नहीं है। लोगों को लगता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपनी जीविका अच्छे तरीके से चला सकते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इनका कहना था कि शिक्षा केवल इसीलिए नहीं है, बल्कि शिक्षा किस लिए है, स्वयं को जानने के लिए, यानी सेल्फ नॉलेज की प्रक्रिया, यानी अपने आप को जानने, अपने आप को समझने, अपनी योग्यता काबिलियत को जानने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति, जो बालक इस चीज़ को अगर जान गया तो वो अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करेगा, अपने समाज के लिए भी अच्छे कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। यानी उनका कहना था कि ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अगर अपने आप को अच्छे तरीके से नहीं जान पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं, यानी किसी व्यक्ति को ये नहीं पता चल पा रहा है शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी, कि उसके अंदर योग्यता किस चीज़ की है, वो किस काम को करने के काबिल है, कैसी चीज़ें उसके अंदर अंतर्निहित, यानी अपने आप को अच्छे तरीके से समझ लेने की जो योग्यता विकसित होती है वो शिक्षा के माध्यम से ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है तो उसको इन्होंने क्या कहा कि वह शिक्षित नहीं है बल्कि प्रशिक्षित है, यानी उसको शिक्षित नहीं किया गया बल्कि उसको प्रशिक्षित किया गया, यानी उसको ट्रेंड किया गया है। सच्ची शिक्षा तब है जब छात्र यह समझे कि वह क्यों पढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा तभी मानी जाएगी कि जब किसी छात्र को ये पता चले कि वो चीज़, जो चीज़ें पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, यानी उस चीज़ को पढ़ने के बाद उसके जीवन में किसी भी प्रकार का उपयोग है कि नहीं। अगर ये चीज़ वो नहीं जान रहा है, बिना जाने सोचे समझे अपने टीचर्स के कहने पर, अपने लोगों के कहने पर वो उस चीज़ को रटे जा रहा है, किए जा रहा है, तो इनके अनुसार कहा गया कि ये इस सही तरीके की शिक्षा नहीं। दूसरी चीज, इनकी शिक्षा दर्शन की मूल अवधारणा क्या है, भय मुक्त शिक्षा, यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना, यानी स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करे। उनके अनुसार भय सीखने का सबसे बड़ा शत्रु है। आप लोग देखते होंगे कि क्लासेस में बहुत से जो ऐसे टीचर हैं वो बच्चों को भयभीत करके रखते हैं, उनको डरा के रखते हैं, उनको मारते पीटते हैं, डांटते हैं और उनको अपने अनुसार हर चीज़ों को करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस चीज़ की इन्होंने आलोचना की। इन्होंने कहा कि बच्चों को परीक्षा का भय, शिक्षक का भय और असफलता का भय नहीं दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको कह के, दिखा के, ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं रटाना चाहिए, ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं करवाना चाहिए। आधुनिक उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि आज कई छात्र जो हैं एग्जाम की एंग्जाइटी, यानी परीक्षा की चिंता से ग्रस्त हैं। उनको परीक्षा की चिंता की वजह से बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, उनमें विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इन्होंने इसके लिए बताया, उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस प्रेशर से बहुत से बच्चे जो हैं ग्रस्त, यानी वो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है कि अच्छी परफॉर्मेंस करो, अच्छे मार्क्स लाओ, जो है टॉप करो, टॉपर बनो। ये सारी चीज़ें जब उनके दिमाग में डाल दी जाती हैं तो वो इससे ग्रसित हो जाते हैं और बहुत से बच्चे जो है इसके दबाव में आकर गलत कदम उठाते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या विभिन्न प्रकार के मैगजीन में पढ़ा होगा कि बहुत से बच्चों ने प्रेशर को नहीं झेला और उसके वजह से उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इनका यह विचार था कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चों को भय मुक्त शिक्षा देनी चाहिए, भय युक्त नहीं, क्योंकि उनके अंदर अगर डर बना रहेगा किसी चीज़ की तो उसको गहराई से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उस डर से बचने के लिए उस चीज़ को करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना चाहिए बच्चों का,
उनके साथ ओपन डिस्कशन करना चाहिए, एकदम खुले रूप से। यानी उनको ऐसा ना लगे कि टीचर से प्रश्न पूछने पर, टीचर से कुछ कोई सी बात पर डिस्कशन करने से मुझे डांट दिया जाएगा, मुझे नहीं बताया जाएगा, ऐसा उनके अंदर भय। पूरे खुले तौर से वो अपने आप को आपके सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें और अपनी सारी समस्या आपके सामने व्यक्त करें। तो ऐसा होना चाहिए। नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए। नॉन थ्रेटनिंग क्लासरूम का मतलब कि क्लासरूम जो है डरावनी नहीं होनी चाहिए, डरावना माहौल नहीं होना चाहिए क्लास का। सभी बच्चे एकदम स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी बात पर डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की क्लास होनी चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि स्वतंत्रता और अनुशासन की बात की। यानी वे कहते थे कि बाह्य अनुशासन जो है बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि बाह्य अनुशासन बच्चों पर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बच्चों में ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि वो अपने आप को खुद से अनुशासित बनाए। यानी सच्चा अनुशासन जो है स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है, न कि दंड से। यानी उन्होंने कहा कि अगर किसी बालक में, किसी बालिका में, किसी स्टूडेंट में अगर उनके अंदर आप स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तो वो अपने आप से खुद से अनुशासन में रहना धीरे धीरे सीख जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, यदि छात्र स्वयं समझता है कि मोबाइल का अधिक प्रयोग हानिकारक है तो वह स्वयं उसे सीमित करेगा। यही एक प्रकार के आत्म अनुशासन का उदाहरण है। यदि किसी स्टूडेंट को यह पता चल जाए, यह बता दिया जाए कि मोबाइल का उपयोग करने से ये चीज़ें हो सकती हैं, ये हानिकारक है, और इस चीज़ को वो अगर खुद से समझ जाए, उसको लगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए हानिकारक हैं, तो वो खुद से उसका उपयोग सीमित कर देगा और उसको किसी भी प्रकार के बाह्य अनुशासन, बाह्य दंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इन्होंने शिक्षक छात्र संबंध के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा कि शिक्षक को ज्ञान को थोपने वाला नहीं होना चाहिए, यानी ज्ञान जबरदस्ती प्रदान करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, सह शिक्षार्थी होना चाहिए और एक अच्छा संवाद करता होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के साथ खुद भी एक शिक्षार्थी के रूप में मेहनती होना चाहिए। देखते होंगे आप लोग कि बहुत से ऐसे टीचर हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद भी एक शिक्षार्थी, एक स्टूडेंट की तरह उस चीज़ का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद अपने क्लास में बच्चों के साथ अच्छे तरीके से मिलजुल कर उस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं और उस चीज़ों को समझाते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई। अच्छे मार्ग पर बच्चों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अच्छे मार्ग के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आज जो है फैसिलिटेटर बेस्ड टीचिंग और मेंटर सिस्टम जो है वो कृष्णमूर्ति के विचारों का व्यवहारिक रूप है। यानी आजकल जो फैसिलिटेटर बेस्ड टीचिंग की जाती है, मेंटर सिस्टम जो व्यवस्था है, यानी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना एक मेंटर चुन लेते हैं। मेंटर का मतलब होता है कि एक, आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि कुछ ऐसे टीचर से ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, कोचिंग लेते हैं और वो उनको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनको अच्छे प्रकार की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो वो बच्चा उसी क्षेत्र में कार्य करता है। इन्होंने प्रतिस्पर्धा का विरोध किया, यानी कंपटीशन का इन्होंने विरोध किया। इनके अनुसार प्रतिस्पर्धा क्या करती है, बालकों में, बच्चों में ईर्ष्या उत्पन्न करती है, घृणा उत्पन्न करती है। जब एक दूसरे के प्रति कम्पिटेटिव हो जाते हैं स्टूडेंट तो अपने दोस्तों से ही दूरी बनाने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, उनसे घृणा करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये मुझसे आगे निकल ना जाए, मैं इससे आगे निकलूंगा। तो इससे धीरे धीरे उनके बीच में जो है मित्रता का भाव खत्म हो जाता है और वो क्या करती है, उनके बीच में आपस में असमानता को जन्म देती है। अब देखिए इसका एक समकालीन उदाहरण क्या है कि आज का जो रैंक कल्चर है और जो कट ऑफ रेस है, इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां बच्चों को रैंक लाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है और कट ऑफ रेस में शामिल होने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं जहां पर कट ऑफ निर्धारित होती है। तो बच्चों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आपको इस कट ऑफ के अंदर आना है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीरता बनी रहती है उनके अंदर, जिससे क्या होता है कि उनको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है आजकल की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था उसी के अनुकूल होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है मिलजुल के एक साथ पढ़ाई करना,
मिलजुल के किसी भी टॉपिक को तैयार करना, किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करना, जिससे क्या हो कि उनके अंदर आपस में समानता की भावना विकसित हो, सह नेतृत्व की भावना विकसित हो। इस तरीके की बात उनके द्वारा कही। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने संपूर्ण विकास की बात की, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि शिक्षा प्रदान करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का अच्छा नंबर आ जाए, उसका किसी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए, ये नहीं। इन्होंने कहा कि बालक का जो है बौद्धिक विकास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका बौद्धिक के साथ साथ भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। यानी वो केवल पढ़ने में तेज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर और भी बहुत सारे गुण होने चाहिए। समाज में उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसके पहनावे अच्छे होने चाहिए, उसके बोल चाल व्यवहार अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसमें नैतिकता की भावना होनी चाहिए। ये चीज़ें जब किसी बालक में दिखेंगी पढ़ाई के साथ, तभी कहा जाएगा उसका संपूर्ण रूप से विकास हुआ है, वो संपूर्ण रूप से शिक्षित हुआ है, नहीं तो अधूरा उसका शिक्षा जो है माना जाएगा। आज की देखिए जो NEP 2020 सरकार के द्वारा लागू की गई है, इसमें देखिए कला के माध्यम से, खेल के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के लाइफ स्किल, जीवन कौशल के माध्यम से बच्चों में नई नई योग्यताओं को डेवलप करने की बात कही गई है, उनमें नए नए कौशलों को विकसित करने की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की सोच से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। यानी इसी प्रकार की शिक्षा की बात उन्होंने अपने समय में कही थी, और ये चीज़ें आज की शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलती है। इन्होंने यांत्रिक शिक्षा की आलोचना की। यांत्रिक शिक्षा का मतलब होता है कि मशीन की तरह शिक्षा, यानी किसी भी चीज़ को लगातार करते रहना और बिना सोचे समझे, ये चीज़ें यांत्रिक कहलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मशीन होती है, कोई यंत्र होता है, कोई टूल्स होता है, उसको एक बार बटन चालू कर दीजिए तो वो लगातार चलते रहता है। तो वही चीज़ है कि बच्चों को एक बार कह दिया गया कि आपको ये चैप्टर याद करना है, नहीं तो कल आपको पूछा जाएगा और नहीं जवाब देंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो बच्चे बिना सोचे समझे उस चीज़ को रटते हैं, उनको ये नहीं पता है कि इस चीज़ का मेरे जीवन में कोई उपयोग है या इससे मुझे कोई फायदा है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम केंद्रित, परीक्षा केंद्रित शिक्षा जो है मानव विरोधी है, और ये इसके जो है विरोधी थे। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, केवल MCQ आधारित रटंतु प्रणाली छात्र को सोचने वाला नागरिक नहीं बनाती। इन्होंने कहा कि जो MCQ आधारित जो परीक्षाएं होती हैं, जिसमें केवल रटने पर जोर दिया जाता है, तो ये किसी भी छात्र को सोचने के योग्य नहीं बनाती। वो उसकी सोच को डेवलप नहीं कर पाती है, बल्कि उसको रटंतु बनाती है। यानी किसी चीज़ को देख कर केवल रट लेना, उसकी जो गहराइयाँ हैं, जो उसकी मूल बातें हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं करना। आप देखिए समकालीन परिप्रेक्ष्य में, समकालीन परिप्रेक्ष्य का मतलब कि आजकल के वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में, वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इनके जो विचार हैं उसके क्या निहितार्थ हैं। तो समकालीन समस्या देखिए क्या क्या है, परीक्षा का तनाव, नैतिक पतन, बेरोजगारी, तकनीक का दुरुपयोग और कटु प्रतिस्पर्धा। तो इसमें से जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने समाधान क्या बताया। सबसे पहले परीक्षा के तनाव के लिए इन्होंने क्या कहा कि परीक्षा का तनाव नहीं होना चाहिए, बच्चों को भय मुक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और उनको मूल्यांकन आधारित शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक पतन के बारे में इन्होंने क्या कहा कि नैतिक पतन की जो समस्या आजकल देखी जाती है, इसमें आत्मबोध पर जोर देना चाहिए और बच्चों को मूल्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बेरोजगारी के लिए उन्होंने कहा कि केवल कौशल नहीं बल्कि समझदार मनुष्य का निर्माण करना चाहिए। यानी उनके अंदर नए नए कौशल विकसित करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति समझदारी पूर्वक उन कौशलों का प्रयोग नहीं करने के योग्य है, तो भी वो किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करना। तकनीक के दुरुपयोग के इन्होंने बारे में क्या कहा कि तकनीक का उपयोग करते समय सजगता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और आत्मनियंत्रण होनी चाहिए। किसी भी तकनीक का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, जानकारी अब रखनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, मनमानी किसी तकनीक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कटु प्रतिस्पर्धा के बारे में उन्होंने क्या कहा कि कटु प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक शिक्षा होनी, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए बताई गई है। अब देखिए इनके जो शैक्षिक विचार हैं, इनका जो शिक्षा दर्शन है, इसका देखिए आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर लेते हैं। बहुत से ऐसे दार्शनिक हैं जिनके विचार पूरी तरह से हर जगह लागू नहीं होते हैं, उनकी बातों में कुछ
अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं, किसी भी चीज़ को आप 100% सही नहीं मान सकते। तो उसी के आधार पर इनके भी जो विचार थे, इनका हम जब आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेंगे और इसकी कुछ लिमिटेशंस मिलेंगे। तो सकारात्मक पक्षों में जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने मानव केंद्रित शिक्षा की बात कही, और ये बहुत ही जरूरी होता है। मानव केंद्रित शिक्षा अगर या बाल केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन प्रदान किया जाएगा बच्चों को, तो उनके लिए वो बेहतर होगा। मानसिक शांति और नैतिक विकास की बात इन्होंने कही, जो भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी भी बालक का मानसिक विकास जब तक अच्छे तरीके से नहीं होगा और उनके अंदर नैतिकता का विकास नहीं होगा, तब तक वो एक अच्छा सामाजिक प्राणी, एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। आधुनिक समस्याओं के लिए प्रासंगिक है इनकी शिक्षा व्यवस्था, यानी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के दौरान जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं बालकों में, बालिकाओं में देखने को मिलती हैं, तो इनकी शिक्षा दर्शन के आधार पर अगर शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा ग्रहण की जाए, तो उन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकती है। हम स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बिना भय के, बिना टेंशन के आराम से परीक्षा दे सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो शिक्षा दर्शन, इसकी कुछ लिमिटेशंस में देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता जो है व्यवहार में कठिन, यानी इन्होंने कहा स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, तो लेकिन कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से अगर बच्चों को छूट प्रदान कर दी जाए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव न रखा जाए, तो वो एक तरीके से उनको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो इसीलिए उनके व्यवहार में ये पूर्ण स्वतंत्रता जो है कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। स्वतंत्रता थोड़ी बहुत दी जानी चाहिए और थोड़ा बहुत दबाव, प्रेशर भी रखना होगा, तभी जाके बच्चे सही तरीके से कार्य कर पाए। तो ये देखिए एक सिम है। दूसरा क्या है कि बड़े पैमाने पर इसको लागू करना जो है बहुत चुनौतीपूर्ण, यानी इन्होंने जो बातें अपने शिक्षा दर्शन में बताई हैं, अपने देश की इस विशाल जनसंख्या में इतने बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सभी लोगों पर इस चीज़ों को लागू करना जो है बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि परीक्षा आधारित व्यवस्था से टकराव, यानी इनका जो शिक्षा दर्शन है ये आज की जो परीक्षा आधारित शिक्षा व्यवस्था है उससे टकराव उत्पन्न करता है। क्योंकि परीक्षा आधारित जो शिक्षा व्यवस्था आजकल के शिक्षा जगत में देखने को मिलती है, इसका देखिए फायदा भी है और नुकसान भी है। इससे कंपटीशन तो बढ़ता है, लेकिन इसके द्वारा ही अच्छे और खराब स्टूडेंट में अंतर भी किया जा सकता है। अच्छे स्टूडेंट को चुना जाता है और जो स्टूडेंट गंभीर नहीं है, जिनका पढ़ाई लिखाई के प्रति उतना रुझान नहीं है, लगाव नहीं, उनको इससे बाहर किया जाता है। तभी जाके अच्छे लोगों का चयन अच्छे कार्यों के लिए अच्छे पदों पर किया जा सकता है। अगर परीक्षा सिस्टम को हटा दिया जाएगा तो योग्य अयोग्य का चुनाव करना कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें इनसे टकराव। तो आप देखिए इन सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, देखा, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जो शिक्षा दर्शन है आज के तनावग्रस्त, प्रतिस्पर्धात्मक और यांत्रिक शिक्षा तंत्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यानी इनके द्वारा जो भी कुछ बताया गया है शिक्षा दर्शन के रूप में, वो कहा गया कि आज का जो तनावग्रस्त शिक्षा व्यवस्था है, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा व्यवस्था है और जो यांत्रिक शिक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के अंदर जो है स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उनको आपस में मिलजुल के पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको वातावरण के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर नैतिकता का विकास करना चाहिए, सामाजिकता का विकास करना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो समकालीन शिक्षा में यदि आत्मबोध, स्वतंत्र चिंतन और भय मुक्त वातावरण को अपनाया जाए तो शिक्षा वास्तव में मानव निर्माण का माध्यम बन सकती है। यानी उन्होंने कहा कि अगर आज की शिक्षा व्यवस्था में बालकों में, बालिकाओं में, स्टूडेंट में आत्मबोध, यानी उनको खुद को समझने, अपने आप को समझने की योग्यता, अपने एबिलिटी को समझने की योग्यता उनके अंदर डेवलप कर दी जाए, तो वो अपने गुणों अवगुणों को पहचानने लगे, अच्छाइयों बुराइयों को जानने लगे खुद से कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अगर उसके अंदर इस तरीके की चीज़ों को डेवलप कर दिया जाए तो वो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य हो जाएंगे और उनको जो वातावरण प्रदान किया जाए, चाहे घर में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे कॉलेज में हो, वो कैसा होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का डर और भय उनके अंदर न उत्पन्न। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा वास्तव में उसको मानव निर्माण का माध्यम बन सकती है, यानी वो अच्छे मनुष्य का निर्माण कर सकते।
ठीक है। तो इस तरीके से इनके शिक्षा दर्शन के बारे में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया, और मैंने आप लोगों को इन सारी चीज़ों को अपने तरीके से अच्छे से बताने का भी पूरा प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी करें, आपके लिए उपयोगी हुआ करें, तो आप लोग इसको अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। इससे क्या होता है कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आया करूँगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर जो कुछ भी आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग सहयोग के रूप में बस यही चीज़ें कर दिया करिए कि सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और आपके जो भी मित्र सहपाठी इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको शेयर कर दिया करिए। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।